हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑरम स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 स्टार्ट करा है क्लास 12 का, उसका पार्ट 3 जो होगा वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 था उसमें क्या पढ़ा था। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ रखा था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का वो हमने उसमें कवर करा था। उसके बाद में जो पार्ट 2 था हमारा, पार्ट 2 में हमने क्या कवर करा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अच्छे से क्लियर करा था। तो आज हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो मूव ऑन। तो क्लास 12 का जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो पार्ट 1 था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर में। तो मेल गैमेट में क्या आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम, और यहाँ पर आ जाता है फीमेल गैमेट में ह्यूमन फीमेल ओवम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फीमेल और मेल गैमेट का। ठीक है, या तो एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा या तो अलग अलग में होगा। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल में होगा, जैसे फीमेल है तो फीमेल में अलग होगा और मेल में भी क्या होगा, अलग होगा। बट लेकिन इन अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर में क्या होता है, या तो एक ही पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो एक ही में मतलब कि फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे और मेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। बट लेकिन जो अदर टाइप का होता है प्लांट में, तो उसमें क्या आ जाता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन आ जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसमें अलग अलग प्लांट में क्या होते हैं, किसी में फीमेल गैमेट होगा तो किसी में मेल गैमेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा इनका, और क्या बनाएंगे, ये आपस में मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब कि जाइगोट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, जाइगोट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है वो क्या करवाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, जिसमें जो पेरेंट होता है, ठीक है, पेरेंट बिल्कुल अलग होता है किससे, ऑफ स्प्रिंग से। जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी वो बिल्कुल क्या बनेगी, आइडेंटिकल नहीं होगी, बिल्कुल भी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की तरह मैच नहीं करेंगे। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम है, जैसे हम कंप्लीटली अपने मदर की तरह नहीं दिखाई देते, ना ही फादर की तरह दिखाई देते हैं। थोड़े थोड़े जो उनके गुण होते हैं वो होते हैं हमारे अंदर। जैसे हमारा आईज हो गया, आईज हमारी मदर पे मैच कर रही है, लिप्स हमारे फादर पे मैच कर रहे हैं, या नोज हमारा क्या है, मदर पे मैच कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग पोर्शन होता है, तो इसीलिए हम क्या बन के आते हैं, बिल्कुल अलग बन के आते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से। ठीक है, सो मूव ऑन टू अदर स्लाइड। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, जिसमें आता है ज्यूवलाइन फेज। ठीक है, मैंने बताया था आपको, जो ज्यूवलाइन फेज होता है वो क्या होता है, जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, इसे ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है। ठीक है, इस वाले फेज में तो यहाँ पर हमारे को क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। एक जो हमारी स्टेज होती है जिसमें हमें क्या मिलती है, मैच्योरिटी मिलती है। ठीक है, जिस मैच्योरिटी कब मिल रही है हमें, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले जो हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वो ये पीरियड है जुवलाइन फेज। इन एनिमल द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ज्यूवलाइन फेज। जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है एनिमल्स में उसे क्या बोल रहे हैं, ज्यूवलाइन फेज बोल रहे हैं। और यही बात करें अगर प्लांट की हम, तो प्लांट में हम ग्रोथ फेज किसे बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज को बोलते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो सबका एक जैसा नहीं होता, सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है हर फेज का। जैसे जुवेनाइल फेज है, किसी को मैच्योरिटी आ जाएगी 3 इयर्स में, किसी को 4 इयर्स लग सकते हैं, किसी को 5 इयर्स लग सकते हैं, किसी को 6 या 7। ठीक है, सबका ड्यूरेशन क्या होगा इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। तो रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा फेज होता है? तो एक रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जब फीमेल को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, जब जो फीमेल होगी उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मेल की, तो मेल में हम कब कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया? जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अब हम इसकी क्लियरली बात करते हैं, जैसे हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ये तो हुई शॉर्ट बात। अब बात करते हैं इसे पूरा अच्छे से क्लियर समझने के लिए। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जब हमारा जुवेनाइल फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? बिगिनिंग हो जाती है अलग फेज की, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ग्रोथ फेज के बाद में क्या आ रहा है? ग्रोथ फेज खत्म होता है, तुरंत क्या आ जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है। फिर इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ये क्या करता है? जुवेनाइल फेज में क्या हो जाता है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में क्या आने लगता है? चेंज आने लगता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि इंटरनल हमारा चेंजेस आएंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल चेंज, तो फिजियोलॉजिकल चेंज बहुत सारे होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें क्या बताते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताते हैं। In several animals, include human beings, the reproductive maturity is marked by a number of changes that occur in body. ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो टर्म्स हैं जिन्हें हम पता लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा, जेनिटल जो एरिया होता है उसका डार्क होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना, तो ये सारे किसके एक साइन होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव फेज के साइन होते हैं हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में। अब जैसे बात चल रही है कि पहले किसी में जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी, किसी में लेट ग्रोथ होगी। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, किसी किसी में 14 एज पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में 16 पे होगा, 17 पे होगा। वो बॉडी के अकॉर्डिंग डेवलप करता है कि बॉडी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की। अब बात करते हैं ब्रीडिंग सीजन। अब ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ एनिमल डू नॉट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, इंस्टेंट दे आर सीजनल ब्रीड्स। फॉर इंस्टेंट बर्ड लिविंग इन अ नेचर लाइज एग्स ओनली सीजनली। अब बहुत सारे जो ऐसे सीजनल होते हैं, जैसे एनिमल्स है, कुछ ऐसे सीजनल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स की बात करिए यहाँ पर, कि वो किसी सीजन में ही क्या देंगे? एग देंगे। किसी सीजन में ही क्या दे रहे हैं? वो अंडों को दे रहे हैं। पर लेकिन जो एनिमल्स है जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो इनमें ऐसा नहीं होता। इनका जो अगर रिप्रोडक्टिव फेज आ गया तो ये पूरा जितना भी ईयर होता है उसके बीच में, जैसे 12 मंथ्स है, इसके बीच में वो क्या कर सकते हैं? कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं कि बर्ड इन कैपिटिविटी कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर्स बाय हार्मोनल ट्रीटमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे कि अब जो बर्ड्स हैं वो क्या दे रहे हैं? एक साल में सीजनल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं जो एग्स हैं। बट लेकिन अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाए, उन्हें हॉर्मोन्स को उनके चेंज कर दिया जाए या हॉर्मोन्स को उनको बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो लोग एग क्या करेंगे? जल्दी से देने लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस एग लाइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लोशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। देखो ये जो है ना, ये रिप्रोडक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एग है वो बर्ड्स देंगे टाइम टू टाइम, बट लेकिन ये किसके लिए? कॉमर्शियल के लिए भी बहुत ज़्यादा एक
अगर हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डेवलप करना होता है, बहुत सारी हमें किसी चीज़ को बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हार्मोनल थेरेपी देंगे या तो केमिकल्स के थ्रू उसका यूज़ करते हैं ताकि उसका लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कर पाएँ, प्रोडक्शन कर पाएँ। ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो रहा है, चल रहा है, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स exhibit cyclic changes in their activities of ovary and accessory ducts as well as secretion of hormones। तो इसमें बात करी जा रही है जब फीमेल है, फीमेल कौन सी फीमेल्स, जो प्लेसेंटल मैमल है, जिनका किससे ग्रोथ होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, प्लेसेंटा आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में भी कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो फीटस होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है अपनी मदर से कनेक्टेड है। और प्लेसेंटा क्या करता है, फूड डिलीवर कराएगा, न्यूट्रिशन डिलीवर करवाएगा, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसे क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। ये जो पूरी चीज़ें हैं ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ बस मैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओवरीज में चेंजेस आते हैं। ओवरीज जो है, अब देखो जो एग्स होते हैं ये हमने पहले से पढ़ रखा है, जो फीमेल एग होते हैं वो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या आ जाते हैं, जो फीमेल फीटस है उसके अंदर ऑलरेडी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट नहीं होता। जो एग्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है हर जगह पे कि जो फीमेल के जो ओवम है वो रिप्रोड्यूस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर वो पहले से ही होते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है क्योंकि जो मेल है उसमें क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म्स जनरेट होना स्टार्ट होता है, बट लेकिन फीमेल्स में जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होता है, ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ बर्थ ही फीमेल की बॉडी में आ जाते हैं, बट लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वो। ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हार्मोनल चेंज की। जैसे अब बात करें कि प्रोजेस्टेरॉन है, एजिस्ट्रॉन है, तो ये सारे क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं जब ओवरीज में चेंजेस आने होते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो वही है जो हार्मोनल चेंज हो रहा है जो फीमेल में है, तो वो क्या कंडक्ट करा रहा है, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंडक्ट करा रहा है, जो कि किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं इन नॉन प्रीमेट मैमल्स, जैसे काउज हो गए, शिप्स हो गए, रैट्स हो गए, डियर्स हो गए, डॉग हो गए, टाइगर हो गए, इनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता। ठीक है, जितनी काउज हो गई, शिप्स हो गई, रैट, इन सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, बट लेकिन ये रिप्रोड्यूस तो फिर भी करते हैं, तो इसीलिए इनके साइकिल को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे जो प्रीमेट्स हैं, नॉन प्रीमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है, बट लेकिन जो प्रीमेट्स हैं उनके अंदर होता है। जैसे मंकीज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो होता है फीमेल मंकीज में। ठीक है, जैसे एप्स है उसके अंदर भी क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, एंड ह्यूमंस में तो होता ही है। ठीक है, जैसे हम किस नाम से जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है किस फेज के अंदर में, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होने लगता है, कंटिन्यूस वो ब्रीड करने स्टार्ट कर देते हैं। जब एक टाइम पे रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है उस टाइम के बाद क्या कर सकता है, जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, कंटिन्यूस ब्रीड कर सकता है। बट लेकिन ऐसा टाइम भी आएगा जब क्या होगा, जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगी, जिस टाइम को हम क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं। अब ये जो है ये तो मेनार्च के नाम से जाना जाता है। मेनार्च क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्च बोलते हैं हम लोग, और जब एंड हो जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोपॉज। ठीक है, कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, वो स्टॉप हो चुके हैं। ये कौन सी एज में होता है, 45 की जो एज होता है इसके समथिंग में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल में जहाँ जहाँ पे कोई भी टर्म आ रहा है उसे मैं बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना
पीपीटी में है या जितना बुक में है उसमें जो भी लिखा हुआ है एक एक लाइन में, हमें वो सारी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात आई है, कंटिन्यूस ब्लीड की बात आई है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लिखा हुआ है प्लेसेंटल मैमल आ गया तो प्लेसेंटल मैमल आपने याद कर लेना है, तो ऐसा नहीं है। जो प्लेसेंटा के थ्रू जो फीमेल डेवलप हो रही है उसको आपको याद करके रखना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं सेंसिसनेस। तो सेंसिसनेस कौन सा फेस होता है जिसमें एजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ क्या होता है, कदम रखना शुरू हो गया। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आपको दिख रही है, ये क्या है, बहुत ज्यादा यंग बॉडी दिखाई दे रही है, स्किन जो है क्या कर रही है, बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। बट लेकिन कैसा टाइम आ गया है, ये जो टाइम है इसमें आप स्किन देख रहे हैं कैसी होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी डेड होती जा रही है। ठीक है, वीक हो गई है जो हमारी सेल्स है, तो वो क्या है, एजिंग का फेस है कि बुढ़ापे की तरफ क्या हो चुका है, एक कदम रखा जा चुका है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी खत्म हो जाती है और जो ऑर्गेनिज्म होता है इससे अगला कदम क्या होता है, डेथ का फेस होता है। ठीक है, इसमें जो हॉर्मोन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, डेवलप होना बहुत कम हो जाते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो बहुत कम रिलीज होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कवर होती है। एजिंग में क्या होता है, बोन्स भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, सारी बॉडी में जितना भी बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होने लग जाते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि हमारी बॉडी क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। और अब कभी भी एजिंग के बाद में कभी भी एक मोमेंट आ सकता है जिसे हम जानते हैं डेथ के नाम से। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। इसमें हम जानते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इसमें हमारे 3 इवेंट्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है फीमेल और मेल गैमेट का। फीमेल गैमेट क्या है, हमारे ओवम है, और मेल गैमेट क्या है, हमारे स्पर्म्स है। इन दोनों का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, एक जायगोट बन के तैयार होगा जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ओजेनेसिस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। ओजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवा हो रहा है। ठीक है, ओवा बोलो ओवम बोलो तो एक ही बात है कि फीमेल ओवा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ओजेनेसिस अगर प्रोसेस पूछते हैं कि क्या होता है तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ज्यादा क्लियर नहीं है, आपको बस वर्ड पता होना चाहिए, अपने आप में डेफिनेशन बन जाती है। For convenience, these sequential event may be grouped into 3 distinct, जो मैंने अभी आपको बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री मतलब क्या होता है, पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद का क्या प्रोसेस होना है, क्या क्या उसमें स्टेप्स आ रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। प्री का मतलब पहले, पहले पढ़ लेते हैं। देखो पहले का मतलब है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है अब फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमारे जो जर्म सेल्स है वो भी तो बनने चाहिए, जो हमारे गैमेट है वो भी तो बनने चाहिए। गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। अगर यही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन हमारा क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो फीमेल गैमेट हो सकता है या तो मेल गैमेट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जानिए आप, जो गैमेट होते हैं वो दोनों गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या होता है, जिसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने क्लियर कर रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो पहला क्लास होती है उसमें मोस्टली जो चैप्टर का पूरा जितना भी निचोड़ होता है वो सारी चीजें बता दी जाती है।
तो यहाँ पर वही वाला सिस्टम है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया तो आगे के आपको सारे लेक्चर समझ में आ जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर क्लियर हो गया, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखो तो इसमें पढ़ रहे हैं हम होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। अगर हम होमो की बात कर रहे हैं, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, दोनों गैमेट क्या होंगे, सेम होंगे, सिमिलर दिखाई देंगे बिल्कुल। आइसो मतलब भी क्या होता है, सेम, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर होमो लिखा है तो भी मतलब है दोनों सेम होंगे, आइसो लिखा है तो भी मतलब क्या है, गैमेट बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। अब ये किस में होगा, ये होगा एल्गीज के केस में, ह्यूमन में नहीं होता है ऐसे। ह्यूमन में हेटेरोगैमेट्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, ओवम अलग होगा और स्पर्म्स अलग दिखेंगे बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं इसमें। अगर हम एल्गे की बात कर रहे हैं तो उसमें होमोगैमस होंगे। टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, ऐसे गैमेट्स जिन्हें हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, जिन्हें हम पता नहीं लगा सकते कि ये फीमेल गैमेट है या ये मेल गैमेट है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, उसे बोल रहे हैं हम होमोगैमेट्स या तो आइसोगैमेट्स। अगर हम हेटेरोगैमेट्स की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है अपीयरेंस में, दिखने में बिल्कुल अलग है। जैसे हम ओवम की बात करें तो ओवम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, अगर हम बात करें स्पर्म्स की तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, इसकी टेल होती है, ये अलग तरीके से दिखाई देता है। तो ये किस में आ जाता है, हेटेरोगैमेट्स के अंदर आ जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ठीक है। In a majority of sexual reproduction organisms, the gamete produced are of two morphologically distinct type, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्या दिखाई देते हैं, वो लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम मंकी, ह्यूमन और कॉकरोच, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोगैमेट्स के अंदर आते हैं। इनमें क्या होता है, अलग अलग जो होते हैं, मेल गैमेट अलग दिखाई देते हैं, फीमेल गैमेट अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सम एनिमल्स स्पीसीज प्रोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सच एनिमल्स आर टर्म्ड बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जगह पे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम, या तो बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं या तो हर्मेफ्रोडाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जीज, टैप वॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें क्या होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिप्लॉयड मतलब जिसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं। मियोसाइट्स का मतलब क्या है, मदर सेल, जिन्हें हम बोलते हैं मदर गैमेट सेल, ठीक है। अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म गैमेट, ये क्या करते हैं, मियोसिस के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, ये लोग गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। अब मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये भी फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर जरूर देखिए वीडियो को। तो अब हम क्लियर करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को, इसमें हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा, गैमेट्स बन गए, हमें पता चल गया गैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, मेल गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट बन गए, अब इनका ट्रांसफर कैसे होगा। अब ये तो देखो, ये मेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है तो ये अलग अलग, ये इधर है, ये इधर है, अब इनके गैमेट आपस में कैसे मिलेंगे, वो प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर होंगे, after their formation male and female gamete must be physical brought together to facilitate their fusion। ये क्या करेंगे, आप फ्यूजन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें साइनगेमी की बात करते हैं। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gamete. This process is called synegamy, result in the formation of diploid zygote। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, साइनगेमी बोलते हैं। देखो अलग अलग टर्म है, एक ही टर्म का दो दो नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे फर्टिलाइजेशन है तो उसे साइनगेमी बोल रहे हैं, साइनगेमी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इसमें क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट जो होगा डिप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है,
दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, ये डिप्लॉइड बना देंगे। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, बॉडी के बाहर, है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बॉडी के बाहर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने पानी में रहने वाले जीव होते हैं, ज्यादातर फिशेज मान लो आप, या तो क्या जो हमारा फ्रॉग होता है, इनमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो किसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर के अंदर में होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको समझना है कि आउटसाइड द बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है किसका, गैमेट जो है उनका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनल मतलब क्या है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब किसकी बॉडी के अंदर होगा, मेल के अंदर होगा या फीमेल के अंदर होगा, तो ऑफ कोर्स किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब बात करें इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, साइनगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बताया मैंने जैसे आपको, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, साइनगेमी। ठीक है, अकर होता है इनकी बॉडी के अंदर। क्लियर है इतना? आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हमारे गैमेट बन गए, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होने वाला है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने के बाद भी तो अलग प्रोसेस होगा ना, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब जाइगोट बन गया उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। Zygote is a vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next generation. अब क्या है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, कंटिन्यूटी होगी किसी पॉपुलेशन की। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या रहेगी, जो उनकी पॉपुलेशन है वो धरती पर बनी रहेगी। अगर बहुत टाइम पे ऐसा होता है फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया पर लेकिन जाइगोट जो है वो भी बन गया, उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें दिक्कत आ गई। अब उसमें दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है, जो जाइगोट है, जो फीटस है, वो क्या नहीं हो पाता, वो बर्थ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो वहीं स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केस भी होते हैं। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। ठीक है, सिंगल सेल जो जाइगोट है उसके अंदर हमारा ह्यूमन का जो बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, वो किसके अंदर से होती है, जाइगोट के अंदर से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, फर्दर सेल्स को डिवाइड करेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, धीरे धीरे फीटस का निर्माण होना शुरू होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम जानते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बनेगा। अभी तक हमारा जाइगोट बना था, अब हमारा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन। जाइगोट कहाँ पर जाएगा, सेल डिवीजन में जाएगा, सेल्स उसकी डिवाइड होंगी, किससे होगी, माइटोसिस के थ्रू होगी। ठीक है, हमने पढ़ रखा है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें माइटोसिस होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मियोसिस होता है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ रखा है पहले से ही। तो इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस होगा और क्या बनाएगा, सेल्स डिवाइड होती रहेंगी। While cell division increases the number of cells in developing embryo,
Cell differentiate help group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. अच्छा, ये जो कहानी है यहाँ पर जो चल रही है, अब क्या कहानी आ रही है? सेल की, मेनली सेल की कहानी शुरू हो गई जब से हमने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उससे आपको ये तो पता लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे कि हमने ओवा की बात करी, हमने स्पर्म्स की बात करी, ठीक है। अगर आपको ये कहानी छोटी सी समझ में आ गई तो आपको आगे तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओवा है, स्पर्म्स है, ये क्या है? ये हमने पढ़ा कि ये सेल है, ठीक है। ये क्या है? सिंगल सेल है। ये दोनों मिल गए, क्या बना लिया इन्होंने? जाइगोट बना लिया। जाइगोट के बाद ये किस में जा रहे हैं? माइटोसिस के अंदर जा रहे हैं, है ना, माइटोसिस हो रहा है इसके अंदर में। फिर क्या बनाएगा? सेल क्या होंगी? ग्रुप होंगी, ठीक है। ग्रुप होने के बाद में क्या बनाएंगी? सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएंगी, सेल जो होंगी अपनी जैसे टिश्यू का निर्माण करेंगी। उसके बाद में क्या होगा? जो टिश्यू होगा वो क्या बना लेगा? एक ऑर्गन बना लेगा, है ना। टिश्यू क्या कर लेगा? एक ऑर्गन बना लेगा। फिर ऑर्गन के बाद में बहुत सारे ऑर्गन जब कलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन बन गए, तो क्या बन जाएगी? एक ह्यूमन की बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। तो सेम कहानी चल रही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है, जब सेल डिवीजन हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? जो हमारी सेल्स है वो ग्रुप में बननी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप में बनेगी, हार्ट की सेल अलग बनने लगेगी, जो हमारी लंग्स की सेल है वो अलग बनने लगेगी, स्टमक की अलग बनने लगेगी। सारी सेल्स क्या होने लगेंगी? अलग अलग ग्रुप होने लगेंगी, और क्या बनाने लगेंगी? अपना अपना टिश्यू बनाने लगेंगी, अपने अपने ऑर्गन बनाने लगेंगी। उसके बाद में क्या बना लेंगी? एक पूरी बॉडी बनाकर तैयार कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पर बस यही कहानी है जो कि दोहराई जाती है बायो के अंदर, ठीक है। सेल से ही पूरा जो है बॉडी स्टार्ट होगी। अगर सेल नहीं पता तो कुछ नहीं पता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर बायो में बात कर रहे हैं तो वो हर कोई चीज जो है वो सेल से मिलकर बनी है। या तो प्लांट की बात कर लीजिए, या तो आप एल्गी की बात कर लीजिए, फंगी की बात कर लीजिए, ह्यूमन की बात कर लीजिए, तो सब सेल से ही मिलकर बनी है, और सेल पे ही कहानी शुरू होती है हमेशा, ठीक। तो यहाँ से आपका इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जस्ट अ सेकेंड में आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस ये सब आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 8th क्लास में स्टडी करी थी इसकी, कि ओविपेरस कौन होते हैं? जो कि सीधा क्या करते हैं? अंडों को जन्म देते हैं, एग्स को क्या देते हैं? एग देते हैं, ठीक है। और विविपेरस कौन होते हैं? जो सीधा मनुष्य को जन्म देते हैं, या तो अपने जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है, वो एग नहीं देते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज जो है ये हमने पहले ही पढ़ रखी है। ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं, विविपेरस जो कि सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। ओविपेरस में अंडे देने वाले जैसे मुर्गी आ गई, सांप आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? ओविपेरस में आ जाएंगे। विविपेरस में जैसे कि मंकी हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, तो ये सब किस में आ जाते हैं? विविपेरस के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। और इनके जितने भी जाइगोट बनता है, इनका डेवलपमेंट होता है, वो किस में होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? That means whenever they lay fertilized egg or give birth to young ones, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है, अगर एग दे रहे हैं और या तो गिव बर्थ दे रहे हैं। अगर एग की बात चल रही है तो वो ओविपेरस है, अगर विविपेरस है तो क्या दे रहे हैं? सीधा बर्थ दे रहे हैं, किसको? यंग वंस को, ठीक है। जो बच्चे को सीधा क्या दे रहे हैं? जन्म दे रहे हैं। ये हमने क्लियर कर लिया, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब देखो, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय अ हार्ड कैल्शियस सेल। ये किससे कवर होते हैं? ये हार्ड कैल्शियस सेल से। कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उनके सेल से बने होते हैं ये जो इनका कवच होता है, ठीक है। क्यों बने होते हैं? क्योंकि देखो, जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी की, जो ओवम है, ठीक है, कितनी सारी सिक्वेरिटी से है। पहले तो बॉडी के अंदर है, ठीक है, फिर बॉडी के बाद में उसके अंदर एक कवर के अंदर है, उसके बाद में किसके अंदर है? ओवरीज के अंदर है। ओवरीज के अंदर भी 3-4 लेयर प्रेजेंट है।
उसके बाद में कहीं जाकर क्या है, ओवम प्रेजेंट है, वो भी एक इसमें जेली जैसे लिक्विड में प्रेजेंट है। बट लेकिन जो इनका जो गैमेट्स है, इनका जो जर्म सेल्स है, वो क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर रखे हैं ऐसे ही। तो क्या है, उन्हें एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारी बॉडी को इतना सारा प्रोटेक्शन है, तो इनको भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इसीलिए इनके जो कवच होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ताकि ये जल्दी से ब्रेक ना हो पाए। पर लेकिन फिर भी ब्रेक हो जाता है, इतना भी हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पीरियड है यहाँ पे ओवीपेरस जो है, ठीक है, ये सेफ प्लेस रखने के लिए इनकी जो कैल्शियस सेल बनी होती है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैट आउट। ठीक है, जब इंक्यूबेशन होता है, जैसे कि मुर्गी जब अंडे देती है तो उसके ऊपर क्या करती है, बैठती है और अंडों को क्या करती है, गर्म करती है, ताकि उसमें क्या हो, सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो। सेल डिवीजन होगी, जितना मुर्गी जो है गर्म करेगी अंडे को, उतना क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो उसके बाद में क्या बनेगा, फिर उसके बाद में वही सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन कलेक्ट होंगे और क्या बना लेंगे, पूरी की पूरी एक हैन मुर्गी बना लेंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर भी। अब हम दूसरी तरफ बात करें कि वीवीपेरस की। वीवीपेरस के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ये सारी जो अभी हमने बात करी, वो क्या करते हैं, अच्छे से प्रोटेक्शन रख सकते हैं, क्योंकि वो किसके अंदर है, वॉर्म के अंदर है, फीमेल वॉर्म के अंदर, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी से प्रेजेंट है, उसे कोई हार्म नहीं कर सकता जल्दी से। तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन होता है वीवीपेरस को एज कंपेयर टू ओवीपेरस। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो बेस्ट तो दोनों ही है अपनी तरफ से, पर लेकिन वीवीपेरस जो है उसे सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मूव ऑन करें न्यू स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हल्का सा हटा दो तो उसमें आता है ये। अब आता है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में बात करते हैं, उसमें जाइगोट कैसे बन रहा है, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। किसके अंदर बनता है, जाइगोट जो है ओव्यूल के अंदर में बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर्स वेदर दे आर फॉल ऑफ। क्या हो जाता है, जैसे फ्लावर आया, देखो जैसे हमने अभी तो पूरा प्लांट के बारे में बात नहीं करी है, अभी तक हमने किसके बारे में बात करी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस की बात करी है, ज्यादा एनिमल्स की बात करी है। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो हमारा प्रोसेस है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, अभी बहुत सारे हमने फेसेस पढ़े हैं, तो इसका जो अपने वेजिटेटिव फेस आता है उसमें हम कब बोलेंगे कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है। तो जब प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या आने लग जाता है, फ्लावर आने लग जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या होने मतलब कि पूरा जो रेडी है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर आ गया है तो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो सेपल्स हैं, सेपल्स प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है फ्लावर के, वो सारे गिर जाएंगे और क्या बनाएंगे, द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट। जो पिस्टल होता है, पिस्टल ये जो है, ये अगले चैप्टर में हम क्लियर करके पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो पूरा चैप्टर ही आपका सेकंड, उसमें हम क्या डायग्राम के थ्रू बिल्कुल अच्छे से क्लियर एक एक पार्ट को जानेंगे। इसमें अभी तक आप इतना जान लीजिए, जो पिस्टल होता है वो क्या होता है, वो प्लांट से अटैच्ड ही रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट बना है, ओव्यूल से वो अटैच्ड रहेगा, ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए और क्या बन पाए, सीड्स बन पाए। सीड्स बनेंगे और क्या बन जाएगा, फ्रूट बनेगा। जैसे कि ह्यूमन में क्या बन रहा है, बच्चे को जन्म दिया जा रहा है, वैसे फ्लावर्स के अंदर में किसको जन्म दिया जा रहा है, जो प्लांट है, प्लांट के अंदर में जो बच्चा बोला जाएगा प्लांट का, वो क्या है, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट को वो एज ए रिप्रोडक्टिवली जो प्रोडक्ट है वो हम मानते हैं कि फ्रूट जो है रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है प्लांट का। ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें जो है, सेपल्स, पेटल्स, ये पिस्टल, इन सब के पार्ट हम क्या पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। अब जो स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए जितना भी है आपका।
ये चैप्टर आपका होता है खत्म। जो चैप्टर आपका फर्स्ट था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये खत्म हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो सारी नहीं देखी है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट अब बन चुका है, तो ये जो तीनों पार्ट है ये आपको क्या करेंगे, जितना आपका ये है ना रिप्रोडक्टिव वाला जो पार्ट है जिसमें हम 3-4 चैप्टर ये जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो इन सब में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि माइटोसिस, मियोसिस, ये जितने भी फेजेस हैं ये सारे आपको आगे भी काम आने वाले हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें उसकी मैच करेगी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें आपकी पूरी बायो का बेस एकदम क्लियर हो चुका है। अगर आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे तो एक एक बेस आपका क्लियर हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम मिलते हैं आपको चैप्टर सेकंड के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, तो हमें क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल क्या करेंगे, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अगर हो सके तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके वो क्लियर हो पाए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज के साथ में हम आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, क्लियर करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।